वेलकम स्टडीओजी के जांबाज स्टूडेंट्स। किसी भी देश का संविधान उसकी सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। ये वो दस्तावेज है जो बताता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी और नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या इस पवित्र किताब को बदला जा सकता है? और अगर हाँ, तो ये शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए? और यही सवाल भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े वैचारिक संघर्षों में से एक की जड़ में है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। जुडिशरी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए ये बेहद जरूरी टॉपिक है। हाँ, प्रीलिम्स में तो सीधे आर्टिकल 368 से सवाल आते हैं और मेंस में बेसिक स्ट्रक्चर पर लिखने को आता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि संविधान क्यों बदला जाता है, इसे बदलने की शक्ति किसके पास है, इसकी क्या सीमाएं हैं और वो 3 तरीके कौन से हैं जिनसे ये किया जाता है। अम्बेडकर ने संविधान सभा में साफ कहा था कि वो संविधान को एक जीवंत दस्तावेज यानी एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तौर पर देखते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट? हाँ, उनका मानना था कि कोई भी पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों पर अपने विचार हमेशा के लिए नहीं थोप सकती। समाज बदलता है, उसकी ज़रूरतें बदलती हैं और अगर कानून वक्त के साथ नहीं बदला तो वो अप्रासंगिक हो जाएगा। यानी वो एक ऐसी किताब नहीं लिखना चाहते थे जो पत्थर की लकीर बन जाए, बल्कि एक ऐसा दिशा निर्देश जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सके। एकदम सही। तो क्या दुनिया के बाकी बड़े लोकतंत्रों ने भी यही रास्ता अपनाया? नहीं, यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग मॉडल देखते हैं। एक तरफ अमेरिका का संविधान है, बहुत कठोर, बहुत ज्यादा कठोर। हाँ, उसे बदलना लगभग नामुमकिन जैसा है। इसीलिए 200 से ज्यादा सालों में वहां बस 27 संशोधन हुए हैं। और दूसरी तरफ है ब्रिटेन, जहां कोई लिखा हुआ संविधान ही नहीं है और संसद किसी भी संवैधानिक नियम को एक आम कानून की तरह आसानी से बदल सकती है। बहुत लचीला। तो एक तरफ पत्थर की लकीर, दूसरी तरफ रेत पर लिखी इबारत। और भारत ने जाहिर है इन दोनों के बीच का रास्ता चुना। बिल्कुल, हमारे संविधान निर्माताओं ने कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण तैयार किया। उन्होंने महसूस किया कि देश की एकता जैसे मूल सिद्धांतों को बदलना बहुत मुश्किल होना चाहिए, लेकिन सामाजिक सुधारों से जुड़े कानूनों को बदलना आसान होना चाहिए। और ये पॉइंट याद रखने वाला है कि संशोधन की ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। जी हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई बदलाव की जरूरत की बात। अब उस शक्ति पर आते हैं जो ये बदलाव करने की इजाजत देती है। ये शक्ति संसद को मिलती कहां से है? ये शक्ति मिलती है संविधान के भाग 20 से, जिसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। सिर्फ एक अनुच्छेद? हाँ, सिर्फ आर्टिकल 368। ये अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वो संविधान में नए प्रावधान जोड़ सकती है, मौजूदा प्रावधानों को बदल सकती है या किसी प्रावधान को खत्म कर सकती है। तो यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। अगर अनुच्छेद 368 संसद को कुछ भी बदलने की शक्ति देता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि संसद की शक्ति असीमित है? मतलब क्या कोई सरकार भारी बहुमत से जीत कर आए और हमारे मौलिक अधिकारों को ही खत्म कर दे, या भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को ही बदल दे? ये विचार ही डरावना लगता है। और यही डर 1950 के बाद के शुरुआती दशकों में हकीकत बनता दिख रहा था। उस वक्त संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक जबरदस्त टकराव शुरू हुआ। अच्छा? संसद जमींदारी उन्मूलन जैसे भूमि सुधार कानून लाती, सुप्रीम कोर्ट उन्हें संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताकर रद्द कर देता। जवाब में संसद संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट देती। ये तो एक तरह की संवैधानिक रस्साकशी हो गई। हाँ, जहां दोनों ही अपनी सर्वोच्चता साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस टकराव का अंत कैसे हुआ? इस टकराव का चरम आया 1973 में। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल था। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती केस? जी, ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य का फैसला था। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी और सवाल सिर्फ एक था, क्या संसद की संविधान बदलने की शक्ति असीमित है? और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। मूल ढांचा, ये शब्द हमने कई बार सुना है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या कोर्ट ने इसकी कोई सूची दी कि इसमें क्या क्या शामिल है? यहीं पर यह सिद्धांत और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति तो है, पर सीमाओं के साथ, और मूल ढांचा वो नींव है जिस पर संविधान की पूरी इमारत खड़ी है। पर कोई लिस्ट नहीं दी? नहीं, कोर्ट ने इसकी कोई निश्चित सूची नहीं दी, बल्कि कहा कि समय समय पर केस के आधार पर यह तय किया जाएगा कि क्या मूल ढांचे का हिस्सा है और क्या नहीं। एक मिनट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई लिस्ट ही नहीं दी? तो फिर संसद को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी सीमा लांघ रहे हैं? ये तो बहुत अस्पष्ट लगता है। हाँ, और शायद यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक तरह का लिविंग सिद्धांत है जो समय के साथ विकसित होता है। लेकिन कोर्ट ने कुछ उदाहरण जरूर दिए हैं। जैसे कि? जैसे लोकतंत्र, सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा, कानून का शासन और सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संसद इनमें से किसी को भी संशोधन करके खत्म नहीं कर सकती। समझ गया। तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये संसद की इच्छा और संविधान की आत्मा के बीच एक निरंतर संवाद है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक रेफरी की भूमिका निभाता है। बिल्कुल। अब जब ये सीमा तय हो गई तो उस प्रक्रिया को समझते हैं जिसके तहत संशोधन किया जाता है। मान लीजिए सरकार को कोई बदलाव लाना है, तो उसके कदम क्या होंगे? प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। पहला कदम है बिल की शुरुआत। संशोधन का बिल सिर्फ संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा में ही पेश हो सकता है। राज्य की विधानसभाओं में नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि इसे कोई मंत्री भी ला सकता है और कोई प्राइवेट मेंबर यानी ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं है, वो भी पेश कर सकता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बिल को दोनों सदनों से अलग-अलग पारित होना पड़ता है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने नहीं, तो बिल वहीं खत्म हो जाएगा। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ, कि संविधान संशोधन बिल पर अगर दोनों सदनों में असहमति हो, तो साधारण बिल की तरह यहाँ संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। यानी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, दोनों की सहमति अनिवार्य है। अनिवार्य है। और आखिरी पड़ाव राष्ट्रपति की मंजूरी। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक पेच है। जब बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो उन्हें अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। देनी ही पड़ती है, मतलब कोई वीटो पावर नहीं? कोई वीटो पावर नहीं। वो न तो बिल को रोक सकते हैं और न ही संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद ये अनिवार्य कर दिया गया था। अच्छा, तो प्रक्रिया तो तय है, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। वो मिश्रण इस प्रक्रिया में कहाँ दिखाई देता है? वो मिश्रण दिखाई देता है बहुमत के प्रकार में। देखिए, संविधान के सभी हिस्सों को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता, इसलिए उन्हें बदलने के लिए 3 अलग-अलग तरह के बहुमत की जरूरत पड़ती है। उनको एक-एक करके समझते हैं। सबसे आसान तरीका कौन सा है? सबसे आसान तरीका है साधारण बहुमत से संशोधन। इसका मतलब है सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनके 50% से ज्यादा का समर्थन। बस 50% से ज्यादा? हाँ, और तकनीकी रूप से इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना भी नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत आसान है। और इस आसान तरीके से क्या-क्या बदला जा सकता है? जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण चीजें नहीं होंगी। बिल्कुल, इससे ऐसे प्रावधान बदले जाते हैं जो प्रशासनिक प्रकृति के हैं, जैसे नए राज्यों का बनाना या उनकी सीमाओं और नाम में बदलाव करना, नागरिकता से जुड़े नियम या सांसदों के वेतन वगैरह। ठीक है, ये तो संविधान के उन हिस्सों के लिए हुआ जिन्हें बदलना आसान रखा गया। लेकिन तब क्या होता है जब संसद किसी ऐसी चीज को बदलना चाहे जो हमारे अधिकारों से सीधी जुड़ी हो? जाहिर है प्रक्रिया ज्यादा कठिन होगी। के हथियार है और संविधान के ज्यादातर संशोधन इसी से होते हैं। और इसकी शर्तें क्या हैं? इसमें 2 शर्तें एक साथ पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और दूसरी शर्त, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, तो पहली शर्त के हिसाब से समर्थन में कम से कम 272 वोट चाहिए ही चाहिए। चाहिए ही चाहिए, चाहे उस दिन सदन में कितने भी लोग आए हों। और अगर उस दिन 450 सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, तो दूसरी शर्त के हिसाब से 450 का 2/3 यानी कम से कम 300 सदस्यों का समर्थन चाहिए। एकदम सही। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी बिल पास माना जाएगा। और इस कठिन प्रक्रिया की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब मौलिक अधिकारों या राज्य के नीति निदेशक तत्वों, मतलब फंडामेंटल राइट्स या डीएसपी जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों में कोई बदलाव करना हो। और तीसरा और सबसे कठिन तरीका वो किन प्रावधानों के लिए है?
तीसरा और सबसे कठोर तरीका तब इस्तेमाल होता है जब संविधान के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े किसी प्रावधान को बदलना हो। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन वाली बात है। जी, इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी होती है। मतलब ये वो प्रावधान हैं जिन्हें हमारे निर्माता भारत के संघीय ढांचे की नींव मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ केंद्र सरकार अकेले ही से बदल सके। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में पहले बिल संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होता है और फिर उसे सभी राज्यों की विधानसभाओं को भेजा जाता है। जब तक कम से कम आधे राज्य उसे साधारण बहुमत से पारित नहीं कर देते, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। इसके कुछ बड़े उदाहरण क्या हैं जहां इस प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ हो? इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्तियों में कोई बदलाव, या हाल ही में लागू हुआ जीएसटी। अच्छा, जीएसटी वाला संशोधन इसी से हुआ था? जी, जो 101वां संविधान संशोधन था, उसे इसी तीसरे और सबसे कठिन रास्ते से पारित किया गया था। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल मन में आता है। मान लीजिए संसद ने पूरी प्रक्रिया का पालन करके कोई संशोधन कर भी दिया, तो क्या उसके बाद भी उसे चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहते हैं। अगर कोई भी संशोधन, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया से पारित हुआ हो, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। क्या हाल के वर्षों में ऐसा कोई बड़ा उदाहरण है जहां ऐसा हुआ हो? हाँ, एक बहुत बड़ा और हालिया उदाहरण है। 2014 में संसद ने 99वां संविधान संशोधन पारित किया। इसके जरिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC का गठन किया गया था। हाँ, जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए। जी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को ही रद्द कर दिया। लेकिन यहाँ कुछ लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि NJAC तो जजों की नियुक्ति में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की एक कोशिश थी। क्या कोर्ट का इसे रद्द करना अपनी शक्ति को बचाए रखने का एक तरीका था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बहस है। सरकार का तर्क था कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भी भूमिका होनी चाहिए, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। और कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि NJAC में कानून मंत्री और अन्य सदस्यों की मौजूदगी न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सीधा दखल है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है। और क्योंकि वो मूल ढांचे का उल्लंघन था, इसलिए कोर्ट ने पूरे 99वें संशोधन को ही असंवैधानिक करार दे दिया। तो ये केस एक बार फिर दिखाता है कि संसद और न्यायपालिका के बीच की वो रस्साकशी आज भी जिंदा है। और मूल ढांचा का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1973 में था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि हमारे संविधान को बदलने की प्रक्रिया महज एक तकनीकी नियम नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। हाँ, ये कहानी है हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की, जिन्होंने इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाया है। ये कहानी है संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन के एक लंबे संघर्ष की, और उस संघर्ष के अंत में मूल ढांचे के सिद्धांत के जन्म की, जिसने हमारे लोकतंत्र को एक तरह की तानाशाही में बदलने से बचाया। बिल्कुल। और जो मुख्य बातें याद रखनी है, पहला, संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 से मिलती है, पर यह सीमित नहीं है। दूसरा, इस शक्ति पर केशवानंद भारती केस की मूल ढांचे की सीमा लगी हुई है। और तीसरा, संशोधन के 3 तरीके हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति। बिल्कुल। और ये तरीके दिखाते हैं कि जो चीजें भारत के संघीय और लोकतांत्रिक चरित्र की नींव है, उन्हें बदलना सबसे मुश्किल बनाया गया है, और यही इस पूरी व्यवस्था की खूबसूरती है। अंत में हम अपने श्रोताओं को एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। हमने मूल ढांचे के सिद्धांत की बात की। जरा सोचिए, अगर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला ना सुनाया होता और संसद की शक्ति को असीमित मान लिया जाता, तो आज 50 साल बाद भारत का राजनीतिक और संवैधानिक स्वरूप कैसा हो सकता था? अगर लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।